हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से सेकंड क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे हिमालय पर्वतमाला के बारे में। टॉपिक ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हमको सेकंड क्लास इस टॉपिक पे लाना पड़ा, भारत के भौतिक विभाजन पे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लास है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैदान के बारे में और पठार के बारे में, तटवर्ती मैदान के बारे में। तो इससे पहले हम जान लें कि हिमालय के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है और इसमें प्रमुख चोटी कई सारा है। तो हम लोग उसको आद किए थे पश्चिम से पूर्व। कैसे किए थे? ट्रेक के माध्यम से। जैसे नंगा कामित नंदा है जो कैलाश पर्वत पे धो रही अन्न है। बगल में माउंट एवरेस्ट से मकालू ने कंचन का नाम पूछा। इसमें क्या है कि इस बस इतना याद रखना है आपको, पश्चिम से पूर्व तक पूरा आद हो जाएगा। ये चीज हम लिख भी दिए हैं फर्स्ट क्लास में, तो आप आराम से समझ सकते हैं। आप जाइए और देखिए पिछले क्लास को। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मैदान के बारे में। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? तो बृहद हिमालय, जिसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। एक होता है लघु हिमालय, ठीक है। उसके बाद होता है शिवालिक। उसके बाद हम देखें सबसे उत्तर में कौन है, तो एक इसका जो है ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रांस हिमालय जो यहाँ पे है उसको हम कई भागों में बांट के देखें। कौन कौन सा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख और जास्कर से के बीच से, लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहाँ पे बुंजी नामक जगह पे आने के बाद, पाकिस्तान में घुसने के बाद ये 5200 मीटर का गार्ज का निर्माण करती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। कौन? सिंधु नदी। यदि हम बात करें इसके उत्तर में, हिमालय के उत्तर में कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, विशाल तिब्बत का पठार है। और यहाँ पे पामीर का घाट जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई पे है, ठीक है। मतलब ये पठार है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का घाट है। यदि हम बात करें इसमें, तो नदी आने की ये जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, यहाँ से जितनी भी नदियां आती है सब क्या लाती है? अवसाद लाती है हिमालय से। और क्या करती है? यहाँ पे ला करके और छोड़ देती है। अवसाद नदियों के द्वारा ला करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। कौन सा एरिया है? आप देख सकते हैं, ये जो है यानी कि पंजाब से बात करें तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान का जो उत्तरी राजस्थान है ये सब क्षेत्र, उसके बाद बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया। आपको इसको याद रखना है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। इधर हो गया ये तिब्बत का पठार। यदि हम इधर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, यहाँ पे भी क्या है? मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। असम में कुछ है, पूरा नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो इधर जो है प्रायद्वीपीय भारत है, यानी पेनिसुएला इसको बोला जाता है। पेनिसुएला का मतलब हुआ कि ये भारत का है दक्षिणी भाग, और ये जो है तीनों ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, तो इसको पेनिसुएला बोला जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें विशाल मैदान का, तो इसको कई भागों में बांट करके देखा जाता है। जैसे ये सबसे बात करें सबसे पहले कि ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान सबसे नवीनतम भूभाग होता है। अब सबसे नवीनतम भूभाग, यदि हम इसका मैदान का बात करें तो ये जो है कब कब निर्माण हुआ है? इसका निर्माण का बात करें तो कब हुआ है? तो प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन युग या तो काल में, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है यानी कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, क्या? उत्तर भारत का विशाल मैदान। यदि हम बात करें जैसे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान नहीं, भारत का कुल जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। इस मैदान को हम कई भागों में बांट के देखते हैं, ठीक है। मैदान को कई भागों में बांट के देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सा?
तो पहला हो गया भावर। भावर का मतलब ये हुआ कि हिमालय से जब नदियां आती है तो सबसे पहले भावर क्षेत्र में प्रवेश करती है, और भावर क्षेत्र में बड़े बड़े आकार का पत्थर यानी कि कंकड़ पत्थर बड़े बड़े आकार का होने के कारण नदी क्या होता है, छुप जाता है, यानी कि यहाँ पे नदी छुप जाता है, नदी छुप जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें उसके बाद जो होता है तराई वाला प्रदेश होता है। तराई में क्या होता है, नदियां वापस आ जाती है, नदियां वापस, ठीक है, दिख जाती है। बस आपको समझना है, जब नदियां आती है तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो है बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ से में जा करके और नदी छिप जाती है, अंदर हो जाती है, और फिर तराई में क्या होता है कि कंकड़ और पत्थर जो होता है वो छोटे छोटे आकार में होता है, तो नदियां फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद होता है यहाँ पे बांगर और खादर। बांगर खादर, ये बांगर और खादर जो है ना, इसको हम दो भागों में यहीं पे विभक्त करके देखते हैं, बांट करके देखते हैं। ठीक है, बांगर और खादर को। तो बांगर जो है देखिए हम बांट दिए, ये है ना, इधर हो गया खादर, ठीक है, और इधर हो गया बांगर। अब ये चीज हम क्यों लिखे, आपका प्रश्न तो हो सकता है कि नहीं, कि इधर बांगर क्यों लिखे, इधर खादर क्यों लिखे। इधर खादर मिट्टी ही पाया जाता है, कहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नया नया मिट्टी जो है आते रहता है, नदियां इधर ज्यादा आती है हिमालय से, तो यहाँ पे क्या है कि नया मिट्टी जो है कटाव करके और यहाँ पे आते रहता है, इसलिए खादर मिट्टी किस साइड में, तो बिहार और पूर्वी यूपी साइड में। ठीक है, यदि बांगर मिट्टी का बात करें तो ये हरियाणा हो गया, राजस्थान का कुछ उत्तरी भाग हो गया, तो ये सब क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी, और पश्चिमी यूपी यहाँ पे बांगर मिट्टी पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आपको, यदि यहाँ पे समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यदि हम पंजाब का बात करें, पंजाब तो पाकिस्तान में भी है, तो यहाँ पे खादर मिट्टी होता है। कौन सी मिट्टी, खादर। ठीक है, आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। डेल्टाई मिट्टी होता है, जैसे भावर हो गया, तराई, बांगर और खादर तो आप समझ चुके हैं, और मिट्टी वाले चैप्टर में हम और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अभी टाइम को देखते हुए और चलना है। देखिए ये हो गया। उसके बाद डेल्टाई, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आप जानते हैं, कृष्णा कावेरी का डेल्टा जानते हैं, ये सब आप पढ़े हैं। तो इसमें होता क्या है कि मिट्टी जो है ला करके और समुद्र में, यानी समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है, सागर या समुद्र में मिलने से पहले अपना नया मिट्टी जो है मुहाने पे छोड़ देती है, और वो जो मिट्टी यानी कि नदी है ये, तो क्या होता है कि इस तरह से मतलब मिट्टी जो है फैल जाता है और बीच में नदी निकलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का जमाव होता है, तो नया मिट्टी आते रहता है, इसलिए ये भी मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होता है। किसके समान, खादर मिट्टी के समान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है कई उपखंडों में बटा हुआ है, जैसे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पंजाब में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पंजाब वाले एरिया में इसको यहाँ पे बोला जाता है क्या, पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान। उसके बाद आपका फिर आ जाता है यहाँ पे कौन सा, तो राजस्थान का मैदान। जैसे कि ये वाला जो भाग है ये राजस्थान का है, तो राजस्थान का मैदान पहला हो गया पंजाब या हरियाणा का मैदान, दूसरा हो गया राजस्थान का मैदान, राजस्थान मैदान। यदि हम तीसरा का बात करें तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया, तो तीसरा कौन सा बच गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गंगा का मैदान। आप गंगा का मैदान का बारे में एक चीज और जान लीजिए, तीन नदी तंत्र में इसको बांटा गया है। ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन नदी तंत्र के कारण ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया गंगा मैदान। ठीक है, लिख लीजिए गंगा का मैदान। ठीक है, यदि हम चौथा का बात करें तो आप ब्रह्मपुत्र नदी जो अभी हम चर्चा किए, ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा। तो 4 चीज हम देख लिया, पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से हमारा ये चीज क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। चलिए इसको हम फटाफट कंप्लीट ही कर लेते हैं। यदि हम भारत में प्रायद्वीपीय पठार का बात करें तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और इसे पेनिनसुला बोला जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये जो है ना, ये एरिया इसको त्रिभुजाकार आपको दिख रहा होगा, तो ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आराम से आपको समझते चलना है, ठीक है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकृति आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय पठार का यदि बात किया जाए तो किसका हिस्सा होता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है, ठीक है। कई इसमें क्या है कि कई पर्वत श्रेणियां हैं, कई पर्वत श्रेणियां हैं। सभी को हम एक एक करके, जैसे कि अरावली, विंध्याचल, ये सब श्रेणी जितना भी है, सतपुड़ा, ये सब को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा, तो अरावली। अरावली पे क्या है पता है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट है। ये तीनों कहां पे है आपका, अरावली कहां पे है, तो अहमदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक है। कहां तक, दिल्ली तक है। इसको क्या बोला जाता है, अरावली को तो जल विभाजक बोला जाता है पश्चिम भारत का। जल विभाजक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से जो नदियां, इधर ढलान है और उधर ढलान है, ये अरावली पर्वत है। इधर जो नदी बह गई तो इधर हो गया, इधर इसका मुहाना, और इधर जो नदी बहेगी उधर चली जाएगी। तो ये चीज है, इसको बांटने का काम करता है क्या, तो जल विभाजक बोला जाता है पश्चिम भारत का। किसको, अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत जो है, यहाँ पे दिल्ली पे एक रायसीन की पहाड़ी है। क्या, रायसीन की पहाड़ी कहाँ पे है, ये मान लीजिए कि दिल्ली है और दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी, रायसीन की पहाड़ी, ठीक है। रायसीन की पहाड़ी में क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तीसरा लिख सकते हैं संसद भवन, ठीक है। ये कहां पे, आपका रायसीन की पहाड़ी किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत का। ये अरावली है, अरावली, ठीक है। कहां से, तो गुजरात से लेकर के, गुजरात से कहां तक, तो दिल्ली तक। यदि गुजरात में बात करें तो ये अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक, ये अहमदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक ये फैला हुआ है। कौन, तो अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी, ठीक है। और ये जो है कौन सा, रायसीन की पहाड़ी अरावली पे ही है, जहां पे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन है, ठीक है। यदि हम इस पे बात करें तो ये जो है अरावली है, इसी पे क्या है, तो गुरु शिखर, आप जानते होंगे 1722 मीटर ऊंचा, यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आप लिख लीजिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। ये जो गुरु शिखर है ये किस पे है, माउंट आबू पे। जैसे कि ये अरावली आप देख लें तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हो गया आपका माउंट आबू, ये हो गया आपका माउंट आबू जो ब्लैक कलर से आप दिख रहा है, और ये हो गया अरावली, ये तो अरावली है, ये माउंट आबू है। और इसके ऊपर में क्या है, तो इसके ऊपर में गुरु शिखर,
ये हो गया आपका गुरु शिखर। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी कि अरावली पे है माउंट आबू के ऊपर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। ये है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। आप यहीं पे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, बाद में पढ़ना नहीं है। गुरु शिखर जो किस पे है, माउंट आबू पे, और माउंट आबू किस पे है तो अरावली पर्वत पे। यदि हम माउंट आबू का बात करें, ये हो गया आपका माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू। माउंट आबू पे ही क्या है तो दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर किस पे है तो माउंट आबू पे है। और ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है, ये इसका निर्माण कौन किया है, निर्माण कौन किया है तो भीम प्रथम के द्वारा हुआ है, ठीक है, द्वारा, ठीक है, भीम प्रथम के द्वारा। देखिए अब अरावली से कोई भी क्वेश्चन दे दे आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। देख लीजिए ये अरावली पर्वत कहां से, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली पर, ये क्वेश्चन बाद में बार बार पूछा जाता है। रायसीन की पहाड़ी जो दिल्ली में है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है और संसद भवन है, ये तीनों आपका कहां पे है, रायसीन की पहाड़ी दिल्ली में है, ठीक है। यदि हम बात करें कि गुरु शिखर कहाँ है, अरावली पर्वत पे, किस पे, अरावली पर्वत पे और माउंट आबू पे। यदि हम गुरु शिखर का बात करें ऊंचाई का तो 1722 मीटर है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू पे है, जिसका निर्माण कौन करता है तो भीम प्रथम करता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बस इतना ही अरावली पर्वत से, अरावली श्रृंखला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिए। विंध्याचल की श्रेणी देख लेते हैं। विंध्याचल की श्रेणी जो गुजरात से लेकर के और कहां तक है, मिर्जापुर यूपी तक है, ठीक है, कहां तक, मिर्जापुर यूपी तक, यूपी में मिर्जापुर तक है। कौन सा तो विंध्याचल, विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य श्रेणी, ठीक है, कहां से, गुजरात से लेकर के मिर्जापुर तक फैला हुआ है। ये जो है नर्मदा नदी के समानांतर, मतलब समानांतर है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक किस पे है, मेकाल पर्वत पे है। आपको वो भी अभी बताएंगे जब हम सतपुड़ा का चर्चा करेंगे। तो गुजरात से लेकर के यूपी तक, मिर्जापुर तक है विंध्य श्रेणी। ये जो है दूसरा प्राचीन श्रेणी माना जाता है, दूसरा प्राचीन श्रेणी। और भारत का जल विभाजक, यानी कि अभी हम पश्चिम भारत का चर्चा किया अरावली के बारे में, पश्चिम भारत का जल विभाजक अरावली। यदि हम भारत का जल विभाजक का बात करें तो कौन सा है, विंध्य श्रेणी। क्यों है तो आपको दिख रहा है बीचों बीच है। यहां से क्या है कि जो नदियां उत्तर की ओर बहती है, यानी कि इसके उत्तर में है तो वो उत्तर की ओर बहेगी, और यदि दक्षिण में है तो वो दक्षिण की ओर बहेगी। यहां से यही चीज के चलते इसको क्या बोला जाता है, भारत का जल विभाजक, ठीक है। किसको, विंध्य श्रेणी को भारत का जल विभाजक, भारत का जल विभाजक हो गया। ये जो है अरावली क्या था, प्रथम, यानी कि मोरदार और वलित पर्वत था, विंध्य ये अरावली हो गया। ये जो है सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि दूसरा प्राचीन श्रेणी, दूसरा प्राचीन श्रेणी कौन सा, विंध्य श्रेणी, ठीक है। यदि हम बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सतपुड़ा का श्रेणी। ये हो गया हमारा सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक है। ये क्या हो गया, सतपुड़ा की श्रेणी, लिख देते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा, इसको देख लीजिए। सतपुड़ा की श्रेणी जो है इसी के इधर कौन सी नदी हो गई तो ये ताप्ती, ठीक है, और इधर हो गया नर्मदा, ठीक है। ये दोनों के बीच में है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा ये श्रेणी है तो वो है सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ किस पे स्थित है तो महादेव पर्वत पे, यानी कि हम बात करें तो ये सतपुड़ा हो गया। और सतपुड़ा पे क्या है
तो ये हमारा क्या हो गया, महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत पे क्या है, तो ये हो गया हमारा धूपगढ़। आप लिख लीजिए धूपगढ़, ठीक है, जो सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा श्रेणी का, ये हो गया हमारा महादेव पर्वत, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, सतपुड़ा। यही चीज यहां पे है, यानी कि क्या है, ये हो गया हमारा महादेव, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, तो ये धूपगढ़, यानी कि हम बता सकते हैं सतपुड़ा का जो है सर्वोच्च चोटी वो कौन सा है, तो धूपगढ़ है। इस तरह से हमारा सतपुड़ा जो है कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये आप देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे इसमें नर्मदा के उत्तर साइड कौन सा है, तो विंध्य श्रेणी है। यदि हम बात करें तो सतपुड़ा में ही है मेकाल पर्वत, यानी कि यहाँ पे यदि ये सतपुड़ा है तो यहाँ पे क्या है, मेकाल पर्वत है, ठीक है। ये सतपुड़ा है तो ये है मेकाल पर्वत, और मेकाल पर्वत पे ही क्या है, तो ये मेकाल पर्वत पे है अमरकंटक। और अमरकंटक से दो नदी निकलती है, कौन सा, सोन जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और ये हो गया हमारा नर्मदा कहां से, अमरकंटक से। यदि आपको ये इस मेकाल पर्वत के बारे में पूछे, मेकाल पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो 3 नदी आपको बोला जा सकता है, नर्मदा, सोन और कौन सा, महानदी। यदि आपको पूछ दे कि अमरकंटक से तो 2 नदी, कहेगी अमरकंटक किस पे है, ये मेकाल पर्वत पे है, और मेकाल पर्वत पे 3 नदी, अमरकंटक 2 नदी है और मेकाल पे 3 नदी। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, सतपुड़ा की श्रेणी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक अजंता का जो है, अजंता का पठार, वो कहां पे है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में है अजंता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो कहां पे है, तो ये झारखंड में है, और ये कई मतलब भागों में बटा हुआ है, जैसे हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, पाट का क्षेत्र, ऐसे करके ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। हम लोग उसका झारखंड के क्लास में भी चर्चा कर लेंगे। अजंता का हो गया पूरी तरह से कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो गया। चलिए ये सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या, एक होता है मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये कहाँ पे होता है, तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आएगा। और ये जो है छत्तीसगढ़, ये जो है मुख्य तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो है बस इतना में फैला हुआ, कौन सा, मालवा का पठार। आपका छोटा नागपुर का पठार जो है आपको पता है झारखंड में मुख्य तौर पे है, और इसको कई नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल के पठार, पहाड़ी, उसके बाद पाट का क्षेत्र, तो इस तरह से हमें अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका तटवर्ती मैदान के बारे में। अब हम लोग पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग 2 से 4 मिनट आप लोग टाइम दीजिए, देखिए बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ये हो गया आपका पूर्वी घाट पर्वतमाला। यदि हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला का बात करें तो गुजरात से लेकर के और कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है, यानी कि कन्याकुमारी तक, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। वहीं पूर्वी घाट और पर्वतमाला का बात करें तो ये उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है, ठीक है। यदि हम इसको जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला को 2 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। एक तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वतमाला को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसको 2 भागों में विभाजन करते हैं 16 डिग्री अक्षांश से, ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश से। इसका लंबाई यदि देखें तो 1500 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला कितना इसका लंबाई है, तो 1500 किलोमीटर लंबाई है। यदि हम उत्तरी सह्याद्री का बात करें तो ये जो है लावा के निक्षेप से बना हुआ है, और इसका सर्वोच्च चोटी, यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसा हो कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो कलसुबाई है। ध्यान रखिएगा कलसुबाई है, जिसका ऊंचाई 1646 मीटर है। यदि हम बात करें इसमें विभाजन रेखा आप देख लिए 16 डिग्री अक्षांश है। यदि हम इसका लंबाई बात करें तो 1500 किलोमीटर है। इसको 2 भागों में बांट के देखते हैं।
गोवा से लेकर आने की, आपका गुजरात से लेकर के गोवा तक आने की, दमन से लेकर के, और गोवा का बात हो रहा है तो इसको बोलते हैं कोंकण का तट, को क्या बोलते हैं, कोंकण का मैदान, तो कोंकण का तट। उसके बाद यदि हम गोवा से लेकर के और यहाँ तक कन्याकुमारी तक बात करें तो इसको बोलेंगे मालाबार का तट। क्या बोलेंगे, मालाबार का तट, ठीक है। उसके बाद इसमें कई सारी पहाड़ी है, और पहाड़ी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तमिलनाडु और ये केरल में ये दोनों को मिलाने का काम करता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला को मिलाने का काम कौन करता है, तो नीलगिरी, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये नीलगिरी है, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, दोनों को मिलाने का काम कौन कर दिया, तो नीलगिरी पहाड़ी कर दिया। यदि हम नीलगिरी पहाड़ी और यदि हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला में सबसे सर्वोच्च चोटी का बात करें तो अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत के ऊपर अन्नामुड़ी है। कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। अन्नामलाई पर्वत के ऊपर अन्नामुड़ी है जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना, 2695 मीटर है। यदि हम दूसरा सर्वोच्च, यानी कि ये सबसे सर्वोच्च हो गया, ठीक है, 2695 किसका, अन्नामुड़ी का, किस पे है, तो अन्नामलाई पर्वत पे है, और ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला का भाग है। यदि हम बात करें दोदा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी पे ही स्थित है, ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी हो गया ये दोदा बेटा, कहीं कहीं डोडा बेटा लिखा रहता है लेकिन दोदा बेटा, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 2623 मीटर है। किसका, दोदा बेटा का, जो किस पे है, तो नीलगिरी। ये मान लीजिए कि ब्लैक कलर का नीलगिरी है, रेड कलर का उसी के ऊपर क्या दे दिए हैं, तो डोडा बेटा, क्योंकि उसी पे है, तो दोदा बेटा उसी पे है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 2623 मीटर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। यदि आपको पूछा जाए सर्वोच्च चोटी पश्चिमी घाट का कौन सा है, तो अन्नामुड़ी है जिसका 2695 है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में कौन सा चोटी स्थित है, तो कार्डेमम की पहाड़ी है, जो इलायची पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से पश्चिमी घाट तो कंप्लीट हो गया। पूर्वी घाट को देखते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी सरकार और एक होता है कोरोमंडल, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, और एक होता है उत्तरी सरकार, ठीक है। तो उत्तरी सरकार जो है आपका उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा से लेकर के तमिलनाडु में इसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल, ठीक है। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें भी कई प्रकार का चोटी है, जैसे पालनी की पहाड़ी। पालनी की पहाड़ी जो है कहाँ पे है, तो ये नीलगिरी पे ही है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी हम बता चुके हैं, ये क्या करता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने का, मतलब दोनों घाट को जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों जगह है नीलगिरी पहाड़ी, तमिलनाडु और आपका केरल में। तो पालनी की पहाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। कोडाई कनाल जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है कोडाई कनाल, जो तमिलनाडु में स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ठीक है। ये आपका कोडाई कनाल हो गया, ये पालनी की पहाड़ी हो गया, और ये जो दिख रहा है ये ऊटी है, जो कहाँ पे, वो इसको ऊटी को उटक मंडल बोलते हैं, उटक मंडल, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। यदि हम बात करें इसके, और ये जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला, इसको बोलते हैं यहाँ से लेकर के, यानी उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक क्या बोलेंगे, तो पूर्वी घाट पर्वतमाला, इसको पश्चिमी घाट पर्वतमाला। यदि हम थोड़ा सा और देख लें इधर, तो यहाँ पे गुजरात में कच्छ का मैदान है, जहाँ पे क्या है, गिरिनार पर्वत, और गिरी गिरी करके ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गिरिनार का पर्वत कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो कच्छ का मैदान, ये कैसा मैदान है, तो नमकीन है, यहाँ पे नमक का मात्रा ज्यादा है, तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है। एक बार और आप देख लीजिए, ये पश्चिमी घाट है, और इसमें चोटी अधिकतर पूछा जाता है। ये प्रथम चोटी है जो है 2695 अन्नामुड़ी है। दूसरी है ये नीलगिरी पहाड़ी है, जो सबसे दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हम नीलगिरी पहाड़ी पे ही देखें तो दोदा बेटा है, जो सेकेंड ऊंचाई पे है, ठीक है, 2623 मीटर। इसको बोलते हैं मालाबार तट, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कहां से, दमन से लेकर के गोवा तक, ठीक है। कार्डेमम की पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है, इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ये हो गया कोरोमंडल तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हो गया उत्तरी सरकार। ये हो गया पूर्वी घाट पर्वतमाला, यानी कि पूरा लेकर के। ऊटी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। किस पे है, तो
आपका नीलगिरी पहाड़ी पे है तमिलनाडु में, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, स्वास्थ्यवर्धक का स्थान है। एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। उसके बाद आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब